तो दोस्तों देखिए, ये जो पंक्ति है ना, जो कि जून 2025 में MHD1 का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। अगर ये पंक्ति आप लोगों को एग्जाम में मिल जाती है बाई चांस, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि इसका मीनिंग क्या बोल रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग दिल थाम कर वीडियो को देखिए। ठीक है, पंक्ति जो है ये विद्यापति की है, और जो ये पंक्ति है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि कबरी भय चामरी, गिरी कंदर मुख भय चांद आकाशे, हरिणी नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे, सुंदरी किय मोहिस भासी ना जासी, तुअ डर इह अब दुरहि पड़ाय लतोहि पुन काहि डरासी, कुछ भय कमल कोरक जल मृदु मुदिरहु घट परवेशहु तासे, दाढ़ी में श्रीफल गगन बास, करु शंभु गरल करु ग्रासे। मतलब जब आप लोग एक बार इसको पढ़ना, ठीक है, मेरे साथ ही आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। पढ़ने के बाद मतलब कुछ भी मीनिंग नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के एग्जाम के लिए इसको रेडी कराया गया है। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है, वैसे तो पंक्ति पढ़कर कुछ भी नहीं समझे, आप लोग बस इतना याद रखना कि अगर ये वाला लाइन मिल जाता है, कबरी भय चामरी, गिरी कंदर मुख भय चांद आकाश है, अगर ये वाला लाइन आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग ये वाला व्याख्या लिख देना। ठीक है, समझ लीजिए। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक MHD1 का नाम जो है, MHD1 बुक जो है उसका नाम है हिंदी काव्य विविधा। हाँ, हिंदी काव्य विविधा नाम है। ठीक है, तो हिंदी काव्य विविधा भी मैंने यहाँ पे टाइपिंग में नहीं लिखा है, नहीं लिखेंगे तब भी होगा, लिखेंगे तब भी होगा। तो हिंदी काव्य विविधा 1 में संकलित विद्यापति की श्रृंगारिक पदावली से ली गई है। ध्यान देना, कौन इसके राइटर हैं, विद्यापति हैं। ठीक है, विद्यापति हैं, और इनकी श्रृंगारिक पदावली से ये ली गई है। यहाँ कवि ने नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि उसकी सुंदरता से स्वयं प्रकृति भी भयभीत हो उठती है। यह भय वास्तव में नायिका की सौंदर्य शक्ति की महिमा का काव्यात्मक संकेत है। यहाँ पे विद्यापति बता रहे हैं कि जो नायक नायिका होते हैं, अगर मैं आप लोगों को समझाने जाऊं तो नायक नायिका किसको बोलते हैं, नायक नायिका जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस को बोलते हैं, हीरो हीरोइन जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यापति क्या समझा रहे हैं कि किसी भी काव्य में जब कोई नायक होता है, जब कोई नायिका होती है, तो उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके सौंदर्य के वर्णन इस तरह से बताया गया है कि पूरी प्रकृति भी भयभीत हो उठती है कि वो कितना सुंदर वर्णन है। ठीक है, तो प्रसंग क्या है, इस पद में कृष्ण जो है, देखिए इस पद में अब यहाँ पे नायिका भी है, नायक भी है, लेकिन नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, तो कहाँ की नायिका है वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो लाइन है उसमें, इस पद में कृष्ण नायिका राधा या प्रियतम के रूप का मनोहारी चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। मतलब यहाँ पे नायिका जो है हमारी राधा है। ठीक है, जो कृष्ण की प्रेमिका है। राधा कृष्ण की जोड़ी के बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। ठीक है, तो कृष्ण की नायिका जो कि राधा है, उनके मनोहारी चित्र प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य से समस्त प्रकृति चराचर जगत प्रभावित और भयभीत है। तुम्हारी काली आंखें, काली अलखें, अलखें का मतलब हो गया केश। ठीक है, मतलब राधा का जो सौंदर्य है उससे पूरी प्रकृति, पूरी चराचर सृष्टि, पूरी जगत प्रभावित हो रहा है। उनके रूप का वर्णन सब पर पड़ रहा है, असर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उनकी जो काली केश हैं, बाल हैं, उसे देखकर कबरी और चामरी जैसे प्राणी डरकर भाग गए हैं। तुम्हारे मुख के तेज से चंद्रमा भयभीत होकर आकाश में छिप गया है। मतलब राधा के मुख पर इतना तेज है कि चंद्रमा और जो चंद्रमा जो है वो आकाश में छिप गया है। तुम्हारी आंखों की तीव्रता से हरिणी भयभीत है। ठीक है, तुम्हारे होठों की लाली से बगुले और हंस डर गए हैं। मतलब राधा जी के शारीरिक रूप का वर्णन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और तुम्हारे उरोजों की गोलाई से कमल कलियां अपने जल में बंद हो गई हैं। यह सारा चित्रण एक प्रेमी की दृष्टि से नायिका की अनुपम सुंदरता के अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब हो गया छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, तो अतिशयोक्तिपूर्ण किंतु अत्यंत कोमल और कलात्मक वर्णन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर
जो एक नायक होता है, कोई प्रेमी होता है, प्रेमी के नजर में नायिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे विद्यापति ने किया हुआ है। व्याख्या के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कवि विद्यापति कहते हैं, यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, 2 लाइन, कबरी भय चामरी गिरिकंदर मुख भय चांद आकाशे हरिणी नयन भय सर भय कोकिल गति भय गज बनवासे। देखिए, अर्थात इसका मीनिंग यह है कि तुम्हारे घुंघराले केसों को देखकर कबरी मतलब काली भौरे और चामरी मतलब सफेद मृग जो है दोनों भयभीत हो गए हैं। यहाँ पे चामरी या फिर चामर जो है मृग को कहा गया है, हरिण को कहा गया है, दोनों के दोनों भयभीत हैं। तुम्हारे मुख की उज्ज्वलता देखकर चंद्रमा लज्जित होकर आकाश में छिप गया है। तुम्हारी आंखों की तीक्ष्णता को देखकर हरिणियां जितनी भी हैं डर गई हैं। तुम्हारे स्वर की कोमलता से कोकिल की मधुर वाणी कांप गई है और तुम्हारी चाल देखकर वन के जो हाथी हैं वो भी घबरा गए हैं। कितना सुंदर और कितना बेहतरीन वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कवि कहते हैं कि देखिए जो अगला पंक्ति है, सुंदरी की मोही सभासी न जासी तुअ डर यह अब दुरही पढ़ाय लतो ही पुनः काहि डरासी। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि हे सुंदरी, तू तो मुझे प्रेम पूर्वक बुला रही है, तो फिर मुझे तू क्यों डराती है? तेरे सौंदर्य के भय से यह सब जो चांद कोकिल हाथी हैं ये सब दूर चले गए हैं। अब तू मुझे क्यों भयभीत कर रही है? ठीक है, यहाँ कभी प्रेमिका के सौंदर्य के तीव्र प्रभाव को प्रेम पूर्ण चंचलता के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे फिर कभी कहते हैं, जो ये 2 लाइन है, ठीक है, अब मैं इस लाइन को नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ दूं आप लोगों के लिए, देख लीजिए। कुछ भय कमल कोरक जल मुदिरहु घट परवेशहु तासे दाड़िम श्रीफल गगन बास करु शंभु गरल करु ग्रासे। देखिए, तुम्हारे उरोजों की गोलाई देखकर जल में खिले कमल की कलियां भय से बंद हो गई हैं। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मतलब उनकी सुंदरता का ही वर्णन है। तुम्हारे होठों की लाली मतलब होठों की लाली से आकाश में लटके दाड़िम यहाँ पे अनार को कहा गया है। अनार और सिरफल जो फल हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा दोनों के बारे में। तो दाड़िम अनार है और सिरफल सेब है, ये डर कर कहीं छिप गए हैं और तुम्हारे होठों की अग्नि जैसी आभा से स्वयं शिव भी भयभीत होकर अपना गरल यानी विष निगल गए हैं। तो यहाँ कवि ने नायिका के सौंदर्य को प्रकृति से भी अधिक प्रभावशाली बताकर उसके अप्रतिम शक्ति का द्योतक बनाया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो नायिका हैं उनके शारीरिक हर एक अंग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, शारीरिक रूप का वर्णन किया है, साथ में उसका प्रतीक के रूप में प्रकृति के सारे उपकरणों को भी लिया है कि कौन कौन सी चीजें किन किन अंगों को देखकर छुप गई है, डर गई है, अपना काम करना बंद कर दी है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार यह जो पद है विद्यापति के श्रृंगारिक काव्य कौशल का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने नायिका के सौंदर्य को अतिशयोक्ति और प्रतीक के माध्यम से इतना प्रभावशाली बनाया है कि प्रकृति स्वयं उससे भयभीत हो उठती है। यह भय जो है वह वास्तव में नायिका के आकर्षण और प्रेम की गहराई का रूपक है। ठीक है, और यहाँ कवि का उद्देश्य केवल रूप सौंदर्य का वर्णन है। मतलब इसमें कवि का जो उद्देश्य, मैं जो पहले बोला हूँ कि यहाँ पे शारीरिक रूप का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पे शारीरिक रूप का ही वर्णन सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेम की तीव्र भावनाओं का कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण प्रदर्शन कराना है। देखिए, यहाँ पे कवि हमें ये भी दिखाना चाहते हैं कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर सकता है, उसका भी यहाँ पे कवि ने बहुत ही सुंदरता से दिखाया है। ठीक है, अतः यह पद विद्यापति की काव्य दृष्टि, सौंदर्य चेतना और रस सिद्धता तीनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब यहाँ पे जो तीनों चीजें देख रहे हैं आप लोग, पहला नंबर है काव्य दृष्टि, सौंदर्य चेतना और रस सिद्धता। मतलब ये सारी चीजें विद्यापति की इस रचना को देखने के बाद ये जो तीनों चीजें हैं ये सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो तीनों का इन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण देकर समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि 12 तारीख को होने वाले आप लोगों के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन सामने नजर आ जाए, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। मैं जितना हो सकेगा आप लोगों का मदद करूंगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।